उच्चावच में क्या क्या खास बातें हो सकती हैं? आप मुझसे जीएस में काफी हद तक पढ़ चुके हैं हिमालय के उच्चावच के बारे में। हिमालय की संरचना में कुछ अलग बातें आप पढ़ेंगे भी, क्योंकि हिमालय की संरचना में कुछ जटिल बातें समावेशित हो सकती हैं। हिमालय के उच्चावच में ऐसी कोई भी जटिल बात नहीं है जो आप नहीं जानते हो, सब कुछ जीएस में पढ़े हैं। हाँ, मुख्य परीक्षा के लिए ये वीडियो है। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, तो मुख्य परीक्षा में जब हम कोई बात कहते हैं तो उसका एक क्रम होता है। आप क्रमबद्ध और संक्षिप्त तरीके से जितना ही अपनी बात को कह ले जाएंगे, टीचर को आपकी कॉपी जांचने में पसंद आती है। जीएस में क्या होता है, बेतरतीब लिखा होता है। तो हिमालय के उच्चावच का ये क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में उसके उत्तर में स्थित हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर चापाकार है। यह पश्चिम में नंगा पर्वत चोटी से पूर्व में नमचा पर्वत चोटी तक अविच्छिन्न रूप में विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय की चौड़ाई बढ़ती जाती है जबकि ऊंचाई घटती जाती है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय की चौड़ाई घटती जाती है और जबकि ऊंचाई इसकी बढ़ती जाती है। हिमालय पर सर्वाधिक ऊंची चोटियां नेपाल के अंतर्गत पाई जाती हैं। ये जो नेपाल हिमालय है, इसके अंतर्गत सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। हिमालय की भूआकृतिक और उच्चावच के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए इसे 5 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। हिमालय की भूआकृति और उच्चावच के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए हम इसे 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या क्या है ये? शिवालिक, दूसरा लघु, तीसरा वृहद या महान वृहद हिमालय, चौथा और ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी कहते हैं, पांचवा पूर्वोत्तर हिमालय। इसे हम ब्रैकेट में क्या कह सकते हैं, पूर्वांचल भी कहते हैं। जो पूर्वोत्तर में जो हिमालय की पहाड़ियां हैं ना, उन्हें हम पूर्वांचल भी कह सकते हैं। जैसे मिजोनगा, बराइल, मणिपुर की जो पहाड़ियां, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। हिमालयी उच्चावच के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए इसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर हिमालय का मैंने एक अनुदैर्ध्य चित्र बनाया है और यहाँ पे अनुप्रस्थ काट चित्र बना हुआ है, जिसमें आप साफ देख रहे हैं कि हिमालय की तीनों चोटियां किस तरह से उठी हुई हैं। शिवालिक, लघु, वृहद। जब आप हिमालय के उच्चावच के बारे में वर्णन करेंगे तो फटाक से ये चित्र बना लीजिएगा। आपको भारत का मैप बनाना सीखना होगा। भारत का मैप बनाए बिना आप कभी भी भूगोल में अच्छा नंबर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक औसत मैप, जरूरी नहीं कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ही बना लीजिए, लेकिन मान लेते हैं हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को दिखाना है, तो आप यहाँ पे दिखा के लिख दीजिए नंगा पर्वत, यहाँ पे नमचा पर्वत, यहाँ पे लिख दीजिए चापाकार, है ना, बीच में लिख दीजिए चौड़ाई सबसे अधिक और पूर्वी में चौड़ाई सबसे कम, पूर्वी हिमालय में। आप चित्रों के माध्यम से जितनी अपनी बात कह ले जाएंगे, टीचर को भूगोल उतना ही पसंद आता है, क्योंकि टीचर को आप पढ़ाएंगे नहीं, टीचर सब जानता है। आप बस टीचर को अपने बताने और लिखने, यानी आपकी जो अभिव्यक्ति है इतनी सांकेतिक और इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि चित्र देख के टीचर को लग जाए कि विद्यार्थी ने काफी कुछ पढ़ और जान रखा है ना। तो क्रमबद्ध अध्ययन के लिए 5 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, क्योंकि केंद्र में रखकर हम अगर चाप खींचते हैं तो ऐसा होता है ना, तो अगर 3 चाप खींचे गए हैं तो ऐसा होगा, ठीक है। अब बाकी हिस्सा अगर हम मिटा दें तो ये हो गया, यानी हिमालय का केंद्र कहाँ पे है, उत्तर में है, यहाँ पे है। तो 3 चाप जैसे खींचे गए हों तो सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर शिवालिक चौड़ी होती गई है, संकरी होती गई है। जैसे जैसे शिवालिक के सहारे आप पूर्व में जाएंगे यह और संकरी होती चली गई है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में जाने पर इसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में दबाव इतना अधिक था, इंडियन प्लेट का दबाव इतना अधिक था पूर्वी हिमालय में कि तीनों श्रेणियां आपस में नजदीक आ गई हैं। परिणामस्वरूप शिवालिक का लगभग अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में इसे स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे डफला मेरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियां। भारत में शिवालिक का कोई स्थानीय नाम नहीं है। डफला मेरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियां स्थानीय हैं, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय पहाड़ियां हैं। वो एक तरह से शिवालिक कहने को है, असल में वो शिवालिक पर्वत नहीं है, क्योंकि वो स्थानीय पर्वत के रूप में वहां पे दिखाई देता है। तो भारत में शिवालिक का कोई स्थानीय नाम नहीं है, लेकिन नेपाल में इसे धांग, दुधवा और चुरिया घाटी के नाम से जाना जाता है।
नेपाल में शिवालिक को धांग, दुधवा और चुरिया घाटी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक की ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। आप जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे औसत ऊंचाई लिख दीजिए। शिवालिक के आगे आप लिख दीजिए यहाँ पे 1500 मीटर। इसकी लघु हिमालय की 4000 मीटर, वृहद हिमालय की 6000 मीटर, ट्रांस हिमालय की भी लगभग औसत ऊंचाई उतनी ही है। तो आप यहाँ पे औसत ऊंचाई मीटर में लिख देंगे तो बार बार आपको इसे एक सेंटेंस के रूप में नहीं लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में लिख दीजिए शिवालिक के आगे 1500 मीटर औसत ऊंचाई, 4000, 6000, 6000, है ना। तो शिवालिक की औसत ऊंचाई, हम अभी शिवालिक पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर है। शिवालिक के गिरिपदी भागों में या पर्वतपदी भागों में, शिवालिक का जो पर्वतपदीय भाग है ये, यहाँ पर ढेर सारे गोलाश्म बिखरे हुए मिलते हैं। शिवालिक के पर्वतपदी भागों में ढेर सारे गोलाश्म बिखरे हुए मिलते हैं जिन्हें भाबर क्षेत्र कहते हैं। उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। जिन्हें भाबर क्षेत्र कहते हैं। तो यहां पर पर्वतपदी भागों में ढेर सारे गोलाश्म हैं। जब आप गोलाश्मों का चित्र बनाएंगे ना तो अंदर तक ले लीजिएगा, ऐसे। अंदर तक बना दीजिए इसे। शिवालिक के पर्वतपदी भागों में ढेर सारे गोलाश्म फैले हुए हैं, बड़े बड़े शिलाखंड फैले हुए हैं और ये शिलाखंड पश्चिम से पूर्व तक शिवालिक के साथ साथ पाए जाते हैं। ये जो शिलाखंड हैं पश्चिम से पूर्व तक हिमालय के साथ साथ पाए जाते हैं। इसे भाबर क्षेत्र कहते हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग औसतन चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर तक मानी जाती है। भाबर क्षेत्र वास्तव में हिमालय से भी पुराना है। अध्ययन से पाया गया है कि ये जो शिलाखंड हैं इनकी आयु हिमालय से भी प्राचीन है, हिमालय से भी ये पुराने हैं और इनकी संरचना भी हिमालय से अलग है। इनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ था, यानी ये जो शिलाखंड हैं हिमालय से पहले ही इस क्षेत्र में बिछ गए थे। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने शिवालिक का अपरदन कर दिया है, शिवालिक के पर्वतपदी भागों का अपरदन किया है। इसके परिणाम स्वरूप ये शिलाखंड शिवालिक के पर्वतपदी भागों में बिखेर दिए गए हैं, है ना। जिस स्थान पर ये नदियां भाबर क्षेत्र से बाहर निकलती हैं, नदियों का जल इस भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो जाता है। जब ये नदियां भाबर क्षेत्र से बाहर निकलती हैं तो उसे तराई क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि नदियों का पानी बिल्कुल तितर बितर हो जाता है चारों तरफ। जैसे ही भाबर क्षेत्र से नदियां बाहर निकलती हैं तो भाबर क्षेत्र में तो विलुप्त हो गई, क्योंकि बीच बीच में गैप होते हैं ना, चट्टानों के बीच में गैप होते हैं, नदियां उसमें विलुप्त हो जाती हैं। जैसे ही नदी बाहर निकली तो उसका पृथक जो धारा होती है, धारा का स्वरूप समाप्त हो जाता है ना। तो तितर बितर होकर पानी फैल जाता है, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। नेपाल से बहने वाली नदियों ने शिवालिक में गहरे घाटियों का निर्माण कर दिया है। नेपाल से जितने भी नदियां निकलती हैं उन्होंने शिवालिक में गहरी, ऐसे आप दिखा सकते हैं, गहरी घाटियों का निर्माण किया है। इन नदियों का नाम क्या है? अरुण, कोसी, सप्तकोसी, नारायणी, सप्त सिंधु। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अरुण, कोसी, नारायणी, सप्त सिंधु, सप्त कोसी। सिक्किम के पास तिस्सा नदी सिक्किम से निकलती है ना। तो सिक्किम के पास तिस्सा नदी ने एक गहरे गार्ज का निर्माण कर दिया है। सिक्किम के पास यहाँ पे शिवालिक को काट कर तिस्सा नदी ने गहरे गार्ज का निर्माण कर दिया है। अब आप अगला हेडिंग डालेंगे, लघु हिमालय। ये जो चित्र था ना, आप यहां पे भी ऐसे बना सकते हैं, भाबर क्षेत्र को दिखाते हुए। लघु हिमालय, औसत ऊंचाई 4000 मीटर। समतल सपाट अनुदैर्ध्य घाटियां, समतल सपाट अनुदैर्ध्य घाटियां। समतल सपाट अनुदैर्ध्य घाटियां जिन्हें दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, जिन्हें दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे
समतल सपाट अनुदैर्ध्य घाटियां जिन्हें दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय को शिवालिक से अलग कर देती हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दून और द्वार कहा जाता है। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल है। पीर पंजाल का ज्यादातर भाग जम्मू कश्मीर राज्यों के अंतर्गत आता है ना। शिवालिक का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है। मैं बाबा शिवालिक बोल रहा हूँ, सॉरी, पीर पंजाल। लघु हिमालय के सबसे पश्चिमी भाग को पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल पर ज्वालामुखी की परत पाई जाती है क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ है। इसके पूर्वी भाग में धौलाधार श्रेणी का विस्तार है, यानी पीर पंजाल के पूर्वी भाग को, जो कि हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है, धौलाधार श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधार श्रेणी पर ही स्थित है। लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लघु हिमालय का ढाल अत्यधिक तीव्र है क्योंकि पूर्व में हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं आपस में ज्यादा नजदीक आ गई हैं। इसके चलते अरुणाचल प्रदेश में इसका ढाल काफी तीव्र है। लघु हिमालय की सभी शिखर शीत ऋतु में हिमाच्छादित रहते हैं क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर तक चली जाती है। तो शीत ऋतु में, गर्मी के दिनों में तो यहाँ पे बर्फ पिघल जाती है। लघु हिमालय पर गर्मी के दिनों में बर्फ पिघल जाती है, लेकिन शीत ऋतु में यहाँ पर बर्फ का सभी चोटियां बर्फ से यानी हिम से आच्छादित रहती हैं। लघु हिमालय घूमने फिरने की दृष्टि से, जानकारी के लिए बता रहा हूँ, घूमने फिरने की दृष्टि से लघु हिमालय ज्यादा एक सुहावना क्षेत्र है क्योंकि जब जाड़े में शीत ऋतु में सभी पर्वत, सभी चोटियां हिमाच्छादित इसके हो जाते हैं, तो मार्च का महीना आते आते जब बर्फ पिघलती है तो झरने निकल पड़ते हैं, और जब बर्फ पिघलती है तो ढेर सारे फूल और वनस्पतियां उगाते हैं। फूल और वनस्पतियां लघु हिमालय पर उगाते हैं। ये लघु हिमालय है ना, यहाँ पर फूल और वनस्पतियां उगाते हैं, तो मौसम काफी सुहावना हो जाता है। जबकि वृहद हिमालय 6000 मीटर ऊंचा है। वृहद हिमालय इतना ऊंचा है कि गर्मी में भी यहाँ पर बर्फ पिघलती नहीं है। लघु हिमालय पे तो मार्च से पिघलना शुरू हो जाता है, तो सुहावना मौसम हो जाता है, वनस्पतियां और फूल उगाते हैं। लेकिन वृहद हिमालय इतना ठंडा रहता है कि गर्मी में भी वहां पे बर्फ पिघलता नहीं है, यानी कि वृहद हिमालय साल भर हिमाच्छादित रहता है। लघु हिमालय की बात करें तो यहाँ पर दो प्रमुख दर्रे हैं, एक पीर पंजाल और दूसरा बनिहाल। पीर पंजाल और बनिहाल लघु हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं वृहद हिमालय। आप ऊंचावाची पढ़ रहे हैं? वृहद हिमालय औसत ऊंचाई 6000 मीटर। लघु हिमालय के उत्तर में लघु हिमालय के उत्तर में वृहद हिमालय का आकस्मिक उत्थान होता है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। शुरुआत आप कैसे करेंगे? लघु हिमालय के उत्तर में वृहद हिमालय का आकस्मिक उत्थान होता है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की कुछ प्रमुख चोटियां जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं, वृहद हिमालय के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए पूरब से पश्चिम की ओर नामचा बरवा, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। तो विश्व की कुछ प्रमुख चोटियां जो कि 8000 मीटर से ऊंची हैं, महान हिमालय के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। वृहद हिमालय को कुछ ही दर्रों से पार किया जा सकता है, जैसे जोजिला, बारालाचला, जम्मू कश्मीर में जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला, उत्तराखंड में नीतीला और लिपुलेख, सिक्किम में नाथुला, जेलेपला। वृहद हिमालय को कुछ ही दर्रों से होकर पार किया जा सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर में जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला, उत्तराखंड में नीतीला और लिपुलेख और सिक्किम में नाथुला और जेलेपला।
इन दर्रों का निर्माण पूर्ववर्ती नदियों द्वारा किया गया है जो हिमालय के उत्थान के सभी अवस्थाओं में अपने ही बहाव क्षेत्र में प्रवाहित होती रही हैं। फिर से बता रहा हूं, इन दर्रों का निर्माण पूर्ववर्ती नदियों द्वारा किया गया है, पूर्ववर्ती नदियों द्वारा किया गया है जो हिमालय के उत्थान के सभी अवस्थाओं में, हिमालय के उत्थान के सभी अवस्थाओं में प्रवाहित होती रही। परिणाम स्वरूप इन नदियों ने हिमालय को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण कर दिया है। ठीक है, उदाहरण के लिए गिलगित के पास कहीं कहीं, अब यहाँ पे तो नदियां नहीं है, जहां पे दर्रे हैं वहां पर नदियां नहीं है, लेकिन सिंधु नदी अभी भी वहीं प्रवाहित हो रही है। सिंधु ने बृहद हिमालय को काटकर गहरे गाज का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास सिंधु नदी का गाज दुनिया का सबसे गहरा गार्ज है। गार्ज मतलब खड़ी ढाल वाली घाटी, पहाड़ के बीच में ऐसे खड़ी ढाल वाली घाटी को हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। यानी सिंधु नदी कहाँ प्रवाहित हो रही है? यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, ये इसकी ढाल है ना। गिलगित के पास सिंधु नदी एक बहुत बड़ा गार्ज बनाती है, खड़ी ढाल वाली घाटी बनाती है, और ये वास्तव में दुनिया का सबसे गहरा गार्ज माना जाता है। ठीक है, वृहद हिमालय भारत की तरफ, तो भारत की तरफ इसका ढाल मंद है, नहीं, भारत की तरफ वृहद हिमालय का ढाल काफी तीव्र है ना। भारत की तरफ इसका ढाल काफी तीव्र है, जबकि तिब्बत की तरफ जब हम जाते हैं तो तिब्बत की तरफ इसका ढाल काफी मंद हो जाता है। यानी भारत की तरफ तीव्र ढाल बनाती है हिमालय, वृहद हिमालय, जबकि तिब्बत की तरफ इसका ढाल काफी मंद हो जाता है। ऊंचाई अधिक होने के कारण, औसत ऊंचाई 6000 मीटर होने के कारण वृहद हिमालय साल भर हिमाच्छादित रहता है। गर्मियों में भी यहाँ पे बर्फ पिघलती नहीं है, और साथ ही चूंकि वनाच्छादित साल भर रहता है तो यहाँ पे वन क्षेत्र भी कम ही पाए जाते हैं। ज्यादातर यहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियां टुंड्रा वनस्पति होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी कहते हैं। औसत ऊंचाई उतनी है लगभग जितने की हिमालय की है, वृहद हिमालय की है ना। इसके अंतर्गत हिमालय के उत्तर में 3 श्रेणियां हैं। है ना, यहां पे हम फिर से बना दें, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। इसे हम कहते हैं जास्कर, उत्तर में काराकोरम। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और तीसरा है जास्कर। ये 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। ऐसे तो उच्चावच में निर्माण कब हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बताते रहे, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था, यानी हिमालय से भी पुराना है। इसकी 3 श्रेणियां दक्षिण से उत्तर की ओर है, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। जास्कर और लद्दाख के बीच मानसरोवर से निकलकर तिब्बत के मानसरोवर ग्लेशियर के समीप से निकलकर सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीचों बीच प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर को राज्य को पार करती है और गिलगित के समीप पाकिस्तान में चली जाती है। लद्दाख, जास्कर के उत्तर में स्थित लद्दाख श्रेणी पर काराकोरम चोटी स्थित है। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, राकापोशी। लद्दाख श्रेणी पर राकापोशी शिखर स्थित है, जिसकी ढाल दुनिया की सबसे खड़ी ढाल है। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी प्रवाहित होती है, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी से मिल जाती है। लद्दाख के उत्तर में श्योक नदी प्रवाहित होती है, जो कि उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके उत्तर में काराकोरम श्रेणी स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित K2 अर्थात गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। काराकोरम का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काराकोरम का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसका रंग काला है, इन चट्टानों का रंग काला है, इसीलिए इसे कृष्णगिरी भी कहते हैं। काराकोरम को हम क्या कहते हैं? कृष्णगिरी। काराकोरम नाम भी काला होने के चलते ही पड़ा है, कारा, है ना, कृष्णगिरी। बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, इसका रंग काला है, इसलिए इसे हम कृष्णगिरी भी कहते हैं। काराकोरम के उत्तर में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर
सियाचिन है। काराकोरम के उत्तर में यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। काराकोरम की चट्टानों में जीवाश्म युक्त टेथिस के अवसाद पाए जाते हैं। काराकोरम की जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म युक्त टेथिस के अवसाद जीवाश्म युक्त टेथिस के अवसाद पाए जाते हैं। यानी जब टेथिस सागर में करोड़ों लाखों वर्षों से करोड़ों वर्षों से जमा मलबा जब इंडियन प्लेट के दबाव के चलते वलित हुआ है ना, तो वो टेथिस के अवसाद इसमें जो पाए जाते हैं उसमें जीवाश्म मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवाश्म पाए जाते हैं। टेथिस सागर में जो जीव थे उनकी हड्डियां भी पाई जाती हैं। कहाँ पे? काराकोरम की चट्टानों में मिलती हैं। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय के बाद हम आगे पढ़ेंगे पूर्वांचल। पूर्वांचल में क्या पढ़ना है? हिमालय अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा पर, पहले हम लिख दें पूर्वांचल। अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा पर हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा पर हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है और यहाँ पर भारत में म्यांमार सीमा के साथ साथ भारत म्यांमार, इधर म्यांमार है, सीमा के साथ साथ उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है, जिसे मिजो नगा पटकोईबुम, नगा तो यहाँ पे होगा ना, नागालैंड यहाँ पे है, नगा पटकोईबुम मणिपुर, यहां पर इसे स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे मिजो, नगा, पटकोईबुम, मणिपुर पहाड़ियों स्थानीय पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मणिपुर पहाड़ी के पश्चिम में बराइल श्रेणी है ना, बराइल श्रेणी है। पूर्वोत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी सारामती पूर्वोत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी सारामती नगा हिल पर ही स्थित है। यहाँ पे नगा हिल पर पूर्वोत्तर भारत सारामती स्थित है। इन सभी पहाड़ियों को, पूर्वोत्तर भारत की इन सभी पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ी है। मणिपुर में एक और पहाड़ी है, उसका नाम है लैमाटोल। लैमाटोल की पहाड़ियां कहां पे हैं? मणिपुर में है। यानी मणिपुर और लैमाटोल पहाड़ियों के बीचों बीच एक झील है, उसे हम क्या कहते हैं? लोकटक झील। मणिपुर और लैमाटोल पहाड़ियों के मध्य एक झील है, उसे हम क्या कहते हैं? लोकटक झील के नाम से जाना जाता है। और सम्मिलित रूप से इन पहाड़ियों को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां भारत म्यांमार सीमा के मध्य एक अच्छे जल विभाजक का काम करती हैं। जल विभाजक क्या होता है? उच्च भूमि की शीर्ष रेखाएं, किसी उच्च भूमि के शीर्ष रेखाएं या वह उच्च भूमि जिसके शीर्ष रेखाओं को मिलाने वाली विभाजक रेखा, किसी उच्च भूमि के शीर्ष रेखाओं को मिलाने वाली विभाजक रेखा को हम क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। अब जैसे हिमालय की ही 3 श्रेणियां मैंने बनाई हैं, तो ये लाइन क्या शो कर रही है? लाइन शो कर रही है उसकी शीर्ष रेखा। हम चित्र में उसकी शीर्ष रेखाएं बनाए हैं, क्योंकि पर्वत कैसा होता है? जैसे जैसे ऊपर उठेगा नुकीला होता जाता है। तो ये वास्तव में चित्र क्या है? पर्वत का पूरा विस्तार हम नहीं दिखा रहे हैं, उसकी शीर्ष रेखाएं दिखा रहे हैं। तो किसी उच्च भूमि की सभी शीर्ष रेखाओं को मिलाकर खींची गई विभाजक रेखा को क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। तो यहाँ पर ये पहाड़ियां अच्छे जल विभाजक का काम करती हैं। जैसे अरौली भी एक अच्छा जल विभाजक है, लेकिन हिमालय एक अच्छा जल विभाजक नहीं है। जल विभाजक क्या करता है? नदी की धाराओं को 2 विपरीत और अलग अलग दिशाएं प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर दिल्ली से लेकर पालमपुर तक अगर अरौली पर्वत का विस्तार है, तो या तो नदी इधर ही बहेगी या तो इधर ही बहेगी, है ना। एकमात्र अपवाद है जो अरौली, बनास नदी ही केवल अरौली को पार कर पाती है। अगर बनास नदी को छोड़ दिया जाए मुख्य नदियों में, तो बाकी सभी नदियों को अरौली या तो दक्षिण पश्चिमी दिशा देता है। सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियों को दक्षिण पश्चिमी दिशा देता है। और
गंगा नदी तंत्र को दक्षिण पूर्वी दिशा प्रदान कर देता है, तो इसे हम कहते हैं जल विभाजक, जबकि हिमालय एक अच्छा जल विभाजक नहीं है। अब कैसे? भारत के जल विभाजक एक अलग चैप्टर है, जब हम अपवाह तंत्र और जल विभाजक पढ़ेंगे तो उसमें इसका अध्ययन किया जाएगा विस्तृत रूप में कि हिमालय एक अच्छा जल विभाजक क्यों नहीं है। तो ये हो गया हिमालय का भूआकृतिक विभाजन या हिमालय का उच्चावच। हिमालय का